हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का या आप सिविक्स कह सकते हैं, इसका हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। जैसे उन्होंने बताया है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। कहने का ये मतलब है कि डेमोक्रेसी सिर्फ यही नहीं होगा कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लिया तो बस डेमोक्रेसी वही है। डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स जो हमने चूज़ किए हैं उनको भी कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है मिलकर या फिर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। ये जो चैप्टर है ये हमें बताएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जिसके साथ मिलकर ये वर्कर्स जो है रूलर जो है ये क्या करते हैं, काम करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन अवर कंट्री, कि किस तरीके से हमारे जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो किस तरीके से लिए जाते हैं और उनको कंट्री के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वी आल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स, यानी कि लोगों के बीच में जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, उनको किस तरीके से मतलब कोई भी डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन के ऊपर जब लोग डिस्प्यूट्स करने शुरू हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। इस प्रोसेस में वी कम अक्रॉस हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आते हैं, जो कि अपना मतलब एक मेजर रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। वो होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का होता है उसको इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है कि वो ये देखे कि उन लॉज को लेके जो है मतलब कोई दंगे फसाद या कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है। जुडिशरी का ये काम होता है कि मतलब वो काम जो भी लॉज इंप्लीमेंट किए गए हैं उनके बीच में उनको सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, या कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस। आपने इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हेयर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग लार्जर क्वेश्चन। यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा समराइज करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चलकर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। हर एक केस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये पूछ मतलब उसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन डू, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ किस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक, किस तरीके से उनके काम जो है वो उनको ज़्यादा या उनको कम डेमोक्रेटिक बनाते हैं। देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों आपस में क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, लेकिन ये तीनों आपस में डेमोक्रेटिक भी हैं। ठीक है, किस तरीके से वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने का वो ये है कि हम देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस को दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर करके भी देखते हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन जो हैं ये अलग अलग बोल सकते हो काम किस तरीके से कर रही हैं और दूसरे देश में ये काम किस तरीके से करती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट, कि किस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान यू कैन थिंक ऑफ एंड डिस्कस एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन योर स्टेट। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी स्टेट के अंदर आपकी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये था आपका ओवरव्यू। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आ जाता है हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि किस तरीके से एक डिसीजन जो है मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो किस तरीके से लिया जाता है। पहला आपका आता है अ गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो चाहिए होता है किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से पहले या लिए जाने से पहले। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑन अगस्त 13 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। ठीक है, 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट जो थी इंडिया की उसने क्या किया, एक ऑर्डर इशू किया जिसको बोला गया था ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जिसको जाना गया। अब ऑफिस मेमोरेंडम एक्चुअली होता क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक स्पेशल अथॉरिटी, एक प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो रिलीज करती है, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी या डिसीजन के बारे में बताया होता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये एक शॉर्ट पेपर, एक छोटा सा पेपर होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी या डिसीजन के बारे में बताया होता है। ओके, जितने भी मतलब जैसे भी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, इस ऑर्डर के ऊपर भी, इस मेमोरेंडम के ऊपर भी नंबर था एंड इज नॉन बाय दैट, और ये इस नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ लिखा OM एन नंबर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये नंबर आ गया इसका। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ था जिसका डेट जो थी वो ये थी, यहाँ पे बताया हुआ है। द जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी में आपके IAS ऑफिसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जॉइंट सेक्रेटरी
ऑफिसर था किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। उन्होंने ऑर्डर को साइन किया था। देखिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हमारे गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री होगी आपकी, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री होगी। ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर जो है वो काम करती हैं। उसी मिनिस्ट्री के अंदर एक मिनिस्ट्री ये भी थी जिसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी जो थे उन्होंने क्या किया था, इस ऑर्डर को साइन करा था। देन उसके बाद इट वॉज क्वाइट शॉर्ट बेयरली 1 पेज। ये बहुत छोटा सा एक मतलब सिर्फ 1 पेज का ही ये ऑर्डर था। ये एक ऑर्डनरी सर्कुलर या फिर जो भी नोटिस आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाया गया होता है उसी की तरह था। लेकिन द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो एक दिन पे क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के ऊपर क्या करती है, ऑर्डर करती है। लेकिन ये जो था ये इम्पॉर्टेंट था और एक सोर्स भी बना रहा कंट्रोवर्सी का बहुत सालों तक। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। और हम अब ये देखेंगे कि किस तरीके से डिसीजन लिया गया था और उसके बाद क्या होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ये था आपका ऑफिस मेमोरेंडम। इसका मेन काम क्या था कि मंडल कमेटी के द्वारा 27% जो रिजर्वेशन थी ना वो दी गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इन सिविल पोस्ट और सर्विसेज में। ठीक है, आपकी SEBC। ठीक है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, इसमें क्या था 27% रिजर्वेशन जो थी वो इनको दी गई थी ताकि ये भी क्या कर सकें, मतलब इस OBC कैटेगरी के जो लोग थे, ठीक है, उनको ये रिजर्वेशन दी गई ताकि वो भी क्या कर सकें, पढ़ सकें या फिर सोशली जो है वो काम वगैरह कर सकें, एजुकेशन ले सकें और साथ में काम जो है उनको दिया जा सके। या पूरा मेमोरेंडम जो है वो बताया हुआ है यहाँ पे। देखिए इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। 27% जो वैकेंसीज होगी सिविल पोस्टल सर्विसेज की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर होगा उसको रिजर्व कर दिया जाएगा सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देन उसके बाद रिजर्वेशन जो थी अदर बैकवर्ड क्लासेस की सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पूरा यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मेन इसमें ये था कि मंडल कमीशन जो था उसने इसको क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखिए, इन अ मल्टीपल अनड्यूलेटिंग सोसाइटी लाइक अवर, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत तरह के लोग जो है वो रहते हैं। अर्ली अचीवमेंट जो था इस ऑब्जेक्टिव का ऑफ सोशल जस्टिस एज इन श्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट। द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी जिसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसको एस्टैब्लिश किया गया था उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्पस से ताकि जितने भी OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो लोग आ जाते हैं वो क्या कर सकें, रिजर्वेशन उनको मिल सके, वो भी पढ़ सकें और वो भी क्या कर सकें, नौकरियां ले सकें। ठीक है, 31 दिसंबर 1980 में इसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था गवर्नमेंट के अंडर, या गवर्नमेंट को इसको जो था रिपोर्ट को सबमिट करवाया गया था मंडल कमीशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। ये जो ऑर्डर था ना ये अनाउंस कर रहा था एक मेजर पॉलिसी डिसीजन को। इसमें ये था कि 27% जो वैकेंसीज होंगी सिविल पोस्ट के अंदर, सिविल पोस्ट और सर्विसेज के अंदर जो कि गवर्नमेंट निकालेगी, वो रिजर्व कर दी जाएंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। SEBC जो था एक अनदर नेम था उन लोगों के लिए जो कि हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसीडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट में पिछड़ी हुई जाति के नाम से मतलब जानते थे या जाना जाता था, या जो काफ़ी समय से पिछड़े हुए थे। ठीक है, उनको क्या किया गया था, उनके लिए ये रिजर्वेशन जो थी वो लाई गई थी। जो बेनिफिट था, द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट। उससे पहले 1980 से पहले के क्या था, 1980 से पहले जितनी भी जॉब की रिजर्वेशन आती थी वो सिर्फ और सिर्फ एसटीज और SCs के लिए आती थी। लेकिन अब एक थर्ड कैटेगरी भी आ चुकी थी जिसको SEBC के नाम से जाना जाता था, ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस। वो लोग जो कि सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे वो ही इस कोटा को जो था वो उसके लिए एलिजिबल थे। अदर्स जो थे वो इनके लिए उनको मतलब वो कम्पीट नहीं कर सकते थे और ना ही वो इस रिजर्वेशन को ले सकते थे। सिर्फ SC STs और SCBCs जो थे, ठीक है, OBCs में ही आ जाते हैं। अब क्या था डिसीजन मेकर्स, डिसीजन किस तरीके से लिया गया था और क्या क्या डिसीजन लिए गए थे वो इसमें बताया गया है। अब यहाँ बोला गया है हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने डिसाइड किया था कि वो इस मेमोरेंडम को इशू करेगा। such a big decision could not have been taken by the person who signed that document। कि क्लियरली ये चीज़ तो साफ है बिल्कुल कि इस तरह का जो इतना बड़ा डिसीजन जो था वो सिर्फ एक पर्सन नहीं ले सकता है जिसने इसके ऊपर साइन किया था। ठीक है, वो एक ऑफिसर नहीं ले सकता था। द ऑफिसर वॉज मेयरली, जो ऑफिसर था ना जिसने इसके ऊपर साइन किया था वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। उन इंस्ट्रक्शंस को जिन इंस्ट्रक्शंस को किसने दिया था, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट था, एक मिनिस्ट्री थी जिसने क्या किया था, उस ऑफिसर को परमिशन दी थी कि भाई आप इस ऑर्डर के ऊपर क्या करो, साइन कर दो।
वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन अवर कंट्री, कि इस तरह के जो मेजर डिसीजन है ना उसमें और तरह के फंक्शनरीज जो है या और तरह के लोग जो थे हमारी कंट्री के वो भी इन्वॉल्व थे। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम, और आपने इन जो हम अभी पढ़ेंगे ना इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन, और हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप पहले पढ़ के आए हैं। जैसे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब स्टेट का मतलब ये नहीं है जैसे आपकी बिहार आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपका पंजाब आ जाए, उसके बाद आपका चंडीगढ़ वगैरह, ये सारी ये नहीं है आपकी स्टेट, वो नहीं है। स्टेट को कई बार कंट्री को भी स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो आपकी कंट्री का, आपकी स्टेट का हेड है, और इसके इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। फॉर्मल का मतलब हो गया जो कि नामी, ठीक है, नॉमिनल जो हेड होता है आपका, इसके पास भी जो है वो पावर्स होती हैं, लेकिन ये सिर्फ नॉमिनल, सिर्फ नाम का जो है हेड होता है। बाकी जितनी भी पावर्स होती है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है स्टेट का, और इसकी ये एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है इसके पास कंट्री के अंदर। दूसरा आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका हेड है गवर्नमेंट का, और ये क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट पावर है उनको एक्सरसाइज करता है। जितने भी डिसीजंस जो हैं कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब कैबिनेट कौन होते हैं, देखिए मैंने आपको जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, ये आपका जैसे प्राइम मिनिस्टर है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, इसके अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। ये सारे के सारे मिनिस्टर जो हैं जब वो क्या करते हैं पीएम के अंडर आके काम करते हैं तो वो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बन जाते हैं, या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो। तो प्राइम मिनिस्टर, अब आपको एक मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसका हेड है, तो वो है आपका कंट्री का हेड। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड है, ठीक है, और वो सारी की सारी पावर जो है गवर्नमेंट पावर जो है वो उसके पास होती है, और कैबिनेट मीटिंग से में बहुत सारे डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। अब पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट के साथ और साथ में दो हाउसेज। आपको पता है आपकी पार्लियामेंट है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट होता है और साथ में उसके दो हाउसेज होते हैं। हाउसेज में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। और जो मिनिस्टर है ना, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसको मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, यानी कि उसको लोकसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। देन उसके बाद क्या आता है आपका, आगे क्या बोला गया है, सो वी से वर आल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, लेट अस फाइंड आउट। क्या ये जितने भी अभी हमने मेंबर्स के बारे में पढ़ा कि ये सारे के सारे मेंबर जो हैं वो ऑफिस मेमोरेंडम के डिसीजन में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था? तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। आगे क्या बोला है कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ना, ये क्यूलिमिनेशन था लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स का। बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे इस मेमोरेंडम के आने से पहले। गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को 1979 में अपॉइंट किया था। देखिए 1980 में क्या हुआ था, इसको सबमिट करवाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन 1979 में क्या हुआ था, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और इसको अपॉइंट करने वाले कौन थे, बीपी मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो इसके हेड थे ना इस कमीशन के, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो हेड थे वो थे बीपी मंडल, इसलिए इस कमीशन को बीपी आपके मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। It was asked to determine the criteria to identify the social and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement। कहा यह गया है कि इस कमीशन का मेन काम क्या था, इस कमीशन को बोला गया था कि आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कंट्री के अंदर कि सोशल एजुकेशनली इंडिया के अंदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं, और आप कुछ स्टेप्स बताएंगे कि उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए। कमीशन जो थी उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, ठीक है, 1 साल लगा लगभग उसको पूरा विजुलाइज करने में, और विजुलाइज करने के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करवाया 1980 में, ठीक है। एंड बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी उसके साथ दी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि 27% जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनको रिजर्व कर दिया जाएगा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये थी कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब होंगी उनको रिजर्व कर दिया जाएगा सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये जो रिपोर्ट थी और रिकमेंडेशंस थी, इनको पार्लियामेंट के अंदर भी क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। बहुत सालों तक क्या हुआ, पार्लियामेंटेरियंस और पार्टीज जो थी उन्होंने क्या किया, डिमांड किया कि इस कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। देन क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शंस आ गए 1989 में। देखिए इस कमीशन को 1979 में क्या किया गया था,
एडवर्टाइज़ किया गया था, लेकिन सॉरी एडवर्टाइज़ नहीं, अपॉइंट किया गया था। अब इसको अपॉइंट जो था वो 1979 में किया गया और 1989 में क्या आ गया, लोकसभा के इलेक्शंस आ गए। लगभग 10 सालों तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो थी बात चलती रही। अब 1989 में जब लोकसभा की इलेक्शन आ गए, तो लोकसभा के इलेक्शंस में उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था, मैनिफेस्टो देखिए, हमने जब इलेक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था। इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि उनका जो क्या बोल सकते हैं आप, जो उनका जो उनका ऐलाननामा था, ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था किसका, जनता दल का। उन्होंने ये बोला, जनता दल पार्टी जो थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बोला कि अगर हम पावर में आ जाते हैं या हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवा देंगे। और क्या होता है, जनता दल जो थी उसने अपनी पार्टी जो थी वो बना ली इलेक्शंस के बाद। और उस समय पे उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस समय पे जनता दल के एक लीडर थे वीपी सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट जो थी इलेक्शंस के बाद क्या की, ली। और वो क्या थी वो अभी हम आगे देखेंगे। जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर ये अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट को कि वो क्या करेंगे, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर 6 अगस्त 1990 को क्या हुआ, जो यूनियन कैबिनेट था उन्होंने फॉर्मल डिसीजन लिया इन रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो थे, इलेक्शंस जब खत्म हो गए और वो अनाउंसमेंट होगी कि वीपी सिंह जो है वो लीडर बन चुके हैं, या वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटस जो है, पोजीशन जो है वो हेल्ड करेंगे, तो नेक्स्ट डे जब प्राइम मिनिस्टर बनके वीपी सिंह आए तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को इस डिसीजन के बारे में कि वो क्या करेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जगहों में क्या कर दिया है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में बता दिया है। अब जो डिसीजन था कैबिनेट का, उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस में भी भेजा गया, डिपार्टमेंट में भेजा गया। जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर को ड्राफ्ट किया एक लाइन के साथ, द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। और उसमें क्या किया उन्होंने, कैबिनेट डिसीजन और मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया। ऑफिसर ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस ऑर्डर पे साइन किया। दिस वाज हाउ ऑफिस मेमोरेंडम जो था उसको मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 1919 में मिल गई। लगभग 20 साल के बाद, ठीक है, 20 साल के बाद, जैसे देखिए 17 सॉरी 1980 में, 10 साल के बाद इसको क्या हो गया, पूरा का पूरा ये जो था क्या होने लगा, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। फिर अगले कुछ महीनों तक दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। और कंट्री के अंदर कुछ महीनों तक ये जो इशू था, ठीक है, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम को, ये जो रिजर्वेशन के लिए लिया गया था मंडल कमीशन का, ये इम्प्लीमेंट कर दिया था, ये एक हॉटली डिबेट इशू बना रहा। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में क्या होने लगा, वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन द इशू। इस इशू के ऊपर अलग अलग तरह के ओपिनियंस और अलग अलग तरह के व्यूज़ आने लगे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, काउंटर प्रोटेस्ट हुए, और कुछ जो थे वो इतने वायलेंट हो गए कि उन्होंने लोगों ने अपने आप को आग लगाना भी शुरू कर दिया था। पीपल जो थे वो इस इशू के अगेंस्ट स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस डिसीजन की वजह से अफेक्ट होंगी। कुछ जो थे वो ये सोचने लगे कि इनइक्वालिटी जो है लोगों के अंदर, ठीक है, इंडिया में आगे ही कास्ट को लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन या डिफरेंसेस जो थे देखने को मिल रहे थे। और अब जब ये साइन कर दिया है, या ये जो रिजर्वेशन जब इम्प्लीमेंट कर दी है इसकी, तो इसकी वजह से बहुत सारी इनइक्वालिटी जो है कास्टिस के अंदर देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे लोग जो थे वो, उनको ये भी लग रहा था कि हमें जो है अब जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ जो थे वो, उनको ये लग रहा था कि इक्वालिटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, और उन लोगों के लिए ये इक्वालिटी, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो कि इस कास्ट या इन कम्युनिटीज से बिलोंग नहीं करते हैं। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। उनको इन जॉब से मना कर दिया जाएगा, या वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे जबकि वो उतने पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। देखिए रिजर्वेशन के अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्या करते हैं, इस चीज़ का ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन उस समय पे ये चीज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि वो पढ़ सकें या जॉब जो है वो एक्वायर कर सके, ठीक है, ले सके। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो थी सबके सामने लाई, ठीक है। कुछ जो थे, दैट वुड दिस परपिचुएट कास्ट फीलिंग्स अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। कुछ जो थे वो ये लग रहे थे कि लोगों के अंदर जाति धर्म को लेके जो है वो
मतलब भावना जो है वो उमड़ पड़ेगी और लोग जो थे वो मतलब सिर्फ अपनी जाति को लेके ही चलेंगे और राष्ट्रीय एकता को भूल जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो डिसीजन लिया गया था ये सही है या गलत है। हम जो है वो ये देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है और उसको किस तरीके से कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए, डिसीजन तो ले लिया, ठीक है, ऑर्डर आया, ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन मिल गई, डिसीजन जो था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब ये जो डिस्प्यूट्स हुए, इनको रिजॉल्व किसने किया, ठीक है, इन झगड़ों को किसने सुलझाया? तो यू नो डैट, जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंटल डिसीजन, चाहे आपसी कोई झगड़ा हो जाए या गवर्नमेंट के साथ कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, तो उनको सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर हैं। कुछ पर्सन और एसोसिएशन जो हैं उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस जो थे वो फाइल कर दिए गए। उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डर है वो इनवैलिड है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इसको मतलब लागू करने से रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो था, उनको बहुत सारे केसेस जो थे, इस तरह के केसेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिले। उसके बाद क्या हुआ, फिर इस केस को इंदिरा स्वाहानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस के नाम से भी जाना गया। 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या किया, दो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स को सुना, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पे एक तरफ ये पर्सन हो गए, एक तरफ ये पर्सन हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात भी सुनी और इनकी बात भी सुनी, दोनों की बात सुनी। उसके बाद बाय मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1992 में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया है वो वैलिड है, वो गलत नहीं है। उसी समय पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी बोला कि भाई आपको इस ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई करना होगा, जो भी आपने रिकमेंडेशंस दी थी उस ऑर्डर के रिलेटेड उसके अंदर चेंजेस लाने होंगे। और इसमें ये बोला गया कि वो पर्सन जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो मतलब आप सभी सभी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये रिजर्वेशन मत दीजिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं या जो जिनकी पर मंथ पर ईयर की सैलरी 50 लाख है, उनको उनको तो कम से कम ये रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई वो तो आगे ही इतना कमा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन में क्या बोला गया उनको, कि आपको वो करना होगा कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उन लोगों के लिए आपको ये रिजर्वेशन जो है वो लानी होगी। तो यही चीज़ जो थी फिर गवर्नमेंट ने किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जो था 8 सितंबर 1993 को अनदर मेमोरेंडम जो था वो पेश किया गया, जिसमें ये बोला गया द डिस्प्यूट दस कैम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। और फिर उसके बाद एक डिस्प्यूट जो था ये ख़त्म हो चुका था और इस पॉलिसी को क्या किया कर फॉलो किया गया 1993 के बाद से, ठीक है। देन नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, रिजॉल्व भी हो गया डिस्प्यूट, उसके बाद आपका जो ऑर्डर था वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी, तो वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क। हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है। गवर्निंग कंट्री के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं, ठीक है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़। एक कंट्री को गवर्न करना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन्स को उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, एज वेल एज फैसिलिटीज़, उनको एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सब सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में भी गवर्नमेंट का ही रोल रहता है। टैक्स को कलेक्ट करना, फिर उस जो टैक्स कलेक्ट किया है उस पैसे को यूटिलाइज करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, ताकि लोगों को बेनिफिट दिया जा सके। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़। अब कुछ पर्सनस का ये भी काम है कि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं इनको किस तरीके से इनको काम करना है या इनके ऊपर काम करना है, वो कुछ लोग और करेंगे। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस, और कुछ जो हैं वो ये देखेंगे कि किस तरीके से इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए, मैंने आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताया था, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में भी बताया। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम ये होता है कि देखना कि ये जो लॉ पास किए गए थे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन की थी, लोग इनको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये काम होता है जुडिशरी का। तो यही इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, ठीक है, डिसीजन में, इन डिसीजंस को लेकर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है इनकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो एक अलग पार्टी होती है या अलग इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, देखता है कि वो डिस्प्यूट सही है या गलत है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वट डूइंग वट, और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि कौन जो है वो उसके पीछे है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजिशन चेंज, कि जैसे जैसे पर्सन्स की पोजीशन चेंज होती जाएगी उन सबको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
सबको अपने अपने काम करने होते हैं, सेवरल अरेंजमेंट्स करनी होती हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, और इन्हीं अरेंजमेंट्स को इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब हर किसी को अपना काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन के अंडर ही आती हैं। एक डेमोक्रेसी जो है वो काम करेगी, अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं, वन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू डम। कहने का ये मतलब है डेमोक्रेसी के अंदर जो जो काम उनको दिए गए हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को काम दिए गए हैं, क्या ये अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का, वो ये भी देखता है कि रूल्स जो हैं पावर्स और फंक्शंस के ऊपर, वो ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का, वो ये देखता है कि या बोल सकते हो ये बताएगा कि क्या क्या पावर्स और क्या क्या फंक्शंस हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के। इन द एग्जाम्पल अबव, जो हमने अभी एग्जाम्पल ऊपर देखी, हमने देखा सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन जो वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। फिर आता है सिविल सर्वेंट, जो कि आपके आईएएस ऑफिसर्स हो गए या फिर दूसरे ऑफिसर्स हो गए, वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और वो ये देखते हैं कि मिनिस्टर्स ने जो डिसीजंस लिए थे उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये इनका काम होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे देखा जाएगा कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो उनको सेटल करते हैं। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन के अपने अपने काम हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल? क्या आप दूसरी इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में, और उनका रोल क्या है, ये भी आप बताइएगा। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। अब इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं, और ये लीडर्स के हाथों को जोड़ के बांध के रखते हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई भी गलत डिसीजन जो है वो ना लें। इंस्टीट्यूशन जो है वो मीटिंग्स भी करवाते हैं, कमेटीज भी बिठाते हैं, और रूटीन्स में वो आपस में मतलब मीटिंग्स भी करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे डिलेज और कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कोई भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग जाता है। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। कहने का ये मतलब है इन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना जो है वो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो ला सकता है। एक जो इंसान जो है उसको ये लगता है कि सारे के सारे काम जो है वो एक ही पर्सन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। विदाउट एनी रूल प्रोसीजर एंड मीटिंग्स, बिना किसी रूल के, बिना किसी प्रोसीजर के या बिना किसी मीटिंग्स के एक ही पर्सन जो है वो सारे के सारे डिसीजन ले ले वो अच्छा है। लेकिन डेमोक्रेसी का ये स्पिरिट नहीं है। कुछ डिलेज और कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को या किसी भी बिल को पास होने में, तो जो भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो यूज़फुल रहते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोगों की, कंसलेशन लेते हैं किसी भी डिसीजन को बनाने में। देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर आप जल्दी जल्दी कोई काम कर देंगे तो वो नुकसान भी दे सकता है और वो गलत भी हो सकता है। इसलिए हमें अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ताकि अलग अलग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, अलग अलग लोगों से सलाह ली जा सके किसी भी डिसीजन को लाने से पहले। इंस्टीट्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट बनाता है। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, अच्छे काम के लिए ज़्यादा समय लेते हैं। अगर वो जल्दी जल्दी किसी काम को कर लेंगे तो वो डिसीजन जो भी वो ले रहे होंगे तो उसके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसलिए डिसीजन लेने में इंस्टीट्यूशन जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड ही क्या कर सके, काम कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से, नॉट चैप्टर, आज का लेक्चर, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। विद इन 2 और 3 लेक्चर्स हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा लेंथी है, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।